हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो टाइम लगभग क्लास का होने ही वाला है। 9 बजे से क्लास थी आपकी, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने, आज संडे स्पेशल सेशन था तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया। और क्लास आज 11 बजे से आपकी रहेगी। यानी कि जस्ट बज चुके हैं लगभग, कुछ ही चंद सेकंड बचे हुए हैं 11 बजने में। तो थोड़ा सा 1 मिनट पहले, नॉर्मली हम लोग क्लास में लाइव होते हैं। मेंस्ट्रुएशन 2D पार्ट जितना भी कंसाइज वे में मैं पढ़ा सकता हूँ, जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैं करा सकता हूँ, मैंने 2D में आपको कराई। चैप्टर एक ऐसा है जिससे बहुत सारे बच्चे दूर भागते हैं कि यार इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा, भैया छोड़ो, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेते हो, फॉर्मूलेज वगैरह याद कर लेते हो, उनके ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बच्चे आप भरोसा करो, आप एक क्वेश्चन ठीक करके आओगे। क्योंकि मेंसुरेशन से बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और 3D मेंसुरेशन की तरफ आते हैं। 3D मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन में क्या है? देखो, 2D क्या है? 2 डायमेंशनल, यानी कि वो आकृति जिनको हम केवल बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकें, केवल पेन कॉपी से बना सकते हैं, उनको बोलते हैं 2D। 3D आकृति वो होती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको बोलते हैं 3D आकृति। या फिर 3D वो शेप होती हैं जिनमें वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है, जिनके अंदर स्पेस होता है। जिनके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है, किसी चीज को स्टोर करने का, किसी चीज को अपने अंदर समाने का। जिनके अंदर स्पेस होता है उनको बोलते हैं 3D आकृति। अब 3D में बच्चे हम लोगों को क्या पढ़ना है? बेसिकली मैं आपको पहली क्लास में भी बता चुका था, फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। घनाभ जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। फिर सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है क्यूब, यानी कि घन। तीसरे नंबर पे बच्चे हमें पढ़ना है सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलन। चौथे नंबर पे आता है आपका कोन, यानी कि शंकु। पांचवें नंबर पे आता है आपका गोला, तो क्या कहते हैं? स्फेयर। स्फेयर। छठे नंबर पे आता है अर्धगोला। अर्धगोला जिसको हम क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। बाकी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है प्रिज्म पिरामिड। आपके सिलेबस में, देखो मैं फिर कहूंगा, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। यहाँ पर हम बिल्कुल अपने सिलेबस ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे। जिनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है कि जी प्रिज्म पिरामिड पढ़ना है, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है। मैं फिर कहूंगा आपके आउट ऑफ सिलेबस है। आपका 10th लेवल का एग्जाम होता है, उसमें प्रिज्म पिरामिड नहीं आता है। उसके अलग जो पूछेगा, प्रिज्म पिरामिड अगर आपको पढ़ना है तो कल मैंने यूट्यूब पर उसको एक क्लास में पढ़ाया है, रामबाण सीरीज की में। जिसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पढ़ना है प्रिज्म पिरामिड, वहां से पढ़ लेना। बिल्कुल सारे फॉर्मूले, बेसिक्स वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह सब मैंने वहां पे करा दी है। वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, क्लास का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम उसे सिलेबस में कवर नहीं करेंगे। वो एक क्लास के रूप में आप वहां से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, कल ही कराई है मैंने इवन क्लास। ऐसे कोई पुरानी क्लास नहीं है, तो सारे अपडेटेड चीजें हैं उसमें, कल ही तो हुई थी। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना रामबाण सीरीज, उसमें प्रिज्म पिरामिड की ही क्लास सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। लगभग 17 15 16 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। वो एक जनरल क्लास है, वो सभी के लिए कराई, क्योंकि उस रामबाण सीरीज को सभी लोग देखते हैं। सीजीएल वाले भी देखते हैं, सीएचएसएल वाले भी, जी वाले भी, एमटीएस, सभी लोग देखते हैं। आपको अगर ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जाना है तो आप उसे वहां से कर सकते हैं, नहीं तो आपके सिलेबस में 3D मेंसुरेशन में केवल यही चीजें आती हैं। अच्छा, कर लिया आपने? वेरी गुड, फिर ठीक है।
चलिए तो शुरू करते हैं, वन बाय वन फॉर्मूले करेंगे और आज हम इस 3D मेंसुरेशन को कंप्लीट भी करेंगे बच्चे। बहुत लिमिटेड चीजें मैंने रखी हैं इसमें, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें जो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उन्हीं को मैंने रखा है। और चूंकि एग्जाम नज़दीक है, अब आप बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है और जाने से कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको देखनी है कि जो लास्ट टाइम पे आप एक या दो बार भी रिवीजन करो तो दिमाग में सेट हो जाए। ओके, अब मैं खामखा 3D मेंसुरेशन में 4-5 क्लास कर रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं है। 10 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू है, रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मैंने छोटा रखा है, और ऐसा नहीं है कि छोटे रखने के चक्कर में इम्पोर्टेंट छोड़ा है, इम्पोर्टेंट ही फोकस मेरे रही हैं इस 3D मेंसुरेशन में। चलिए वन बाय वन फॉर्मूले और उनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चे क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में, तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है बच्चा एक ईंट। आपने ईंट देखी है, सभी ने देखी होंगी। जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, वो एक क्यूबॉइड होती है। ईंट में क्या होता है बच्चा? एक लेंथ होती है यानी कि लंबाई होती है, फिर एक चौड़ाई होती है, और एक इसमें ऊंचाई होती है। देखो जब भी हम 3D आकृति की बात करेंगे बच्चे, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि ऊंचाई भी होगी। किसी भी 3D आकृति की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें एक हाइट भी मेंटेन करेगी। मैंने अभी आपको बताया 3D आकृति वो जिसके अंदर स्पेस हो। तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई। अब अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूलेज के बारे में, फॉर्मूलेज के बारे में क्या होता है बच्चे? सबसे पहले फॉर्मूला आता है आयतन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी भी नाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में आपको इसे CSA बोलना है। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आप ऐसे सोचो, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, आमने सामने दीवार है। अब आप कहोगे सर हम तो कमरे में नहीं बैठे। सोचो आप एक कमरे में बैठे हुए हो जिसमें 4 दीवार है। आपके सामने एक दीवार है, आपके पीछे एक दीवार है, आपके लेफ्ट साइड में एक दीवार, राइट साइड में एक दीवार। कितनी दीवार हो गई? 4। अब 4 दीवारों का अगर मैं एरिया निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं, भाई एक दीवार का क्षेत्रफल निकालूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 दीवार का एरिया आ जाएगा। उसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसी भी कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल को उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है, और वो होता है 2L+B ब्रैकेट में और गुणा H। याद रहेगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ होता है। अब आती है बात, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। जरा ऊपर की तरफ देखना, आपको छत दिखेगी। नीचे की तरफ देखना, आपको कमरे का जमीन दिखेगी। तो अगर मैं 4 दीवारों के क्षेत्रफल को भी लूं, छत का भी एरिया ले लूं और जमीन का भी ले लूं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो है ही है, छत का भी ले लूं, जमीन का भी ले लूं, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बच्चा? उसको कहेंगे कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं TSA। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। LB लंबाई गुणा चौड़ाई, BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और LH होता है लंबाई गुणा ऊंचाई। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। फिर बात आती है इसके विकर्ण की, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डायगनल। तो डायगनल क्या होता है बच्चा? डायगनल होता है कि आप मान लो मैं ये घनाभ बना रहा हूं, कुछ इस तरीके से घनाभ बना,
क्या करो, एक कोने से दूसरे नीचे वाले कोने को मिला दो, ये होता है इसका विकर्ण। एक कोने से दूसरा नीचे वाला कोना मिला दो, इसको बोलते हैं क्या, विकर्ण बोलते हैं। और डायगनल यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जो विकर्ण होता है उसी को बोलते हैं कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट रॉड, longest rod that can be placed in a room, longest rod that can be placed in a room, सबसे लंबी छड़ होगी उसका विकर्ण, उसका डायगनल। बस यही फॉर्मूले हैं जो घनाभ के अंदर आपको पढ़ने हैं, आयतन, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगनल का। इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, जरा देखेंगे। सबसे पहला सवाल आता है आपके सामने, ये कह रहा है घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, आधार का कितना है, 34 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन बताओ। बच्चे कोई भी घनाभ है, मैं बना देता हूं कोई भी घनाभ, ये मैंने घनाभ बना दिया, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। सवाल कहता है इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 34। बच्चे आधार क्या होगा इसका, क्या इसका आधार यही होगा जो मैं ये स्काई कलर से पेंट कर रहा हूं? क्या बच्चा इसका आधार यही होगा कि नहीं, बोलिए। यही इसका बेस है क्या, ये ये इसका आधार है। और आधार में आपको कौन कौन सी भुजा दिख रही है, लंबाई और चौड़ाई। भाई ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और वो आपको कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको उसने ऊंचाई यानी कि हाइट दे दी 3.5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है आयतन। भैया आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई आपको एक साथ दे रखा है 34, और गुणा 3.5 ऊंचाई। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है। पॉइंट हटेगा बटे 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से जाएगा 17 बार और 17 सत्ते 119। कितना आ गया वॉल्यूम, 119 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही है सभी का। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इस पे आएंगे। एक कलम की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 6, 4 और 2, ये गुणा का मतलब होता है भुजाएं दिखाता है, ये मैंने आपको 2D में भी बताया था। 6 गुणा 4 गुणा 2 का मतलब है गुणा नहीं करना, इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो कह रहा है जिसे 6, 4 और 2 भुजाओं वाले घनाभाकार बक्से में रखा जा सकता है, सबसे बड़ी या सबसे अधिक लंबाई वाली कलम क्या होती है, वो उसका डायगोनल, उसका विकर्ण होती है। क्या हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36, 16 और 4, कितना हो जाएगा, 16, 4, 20 और 36 कितना होता है, 56। अब 56 को ऐसी दो संख्या में तोड़ लो जिसमें से परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग आप निकाल सकते हो। तो 4 गुणा 14, भाई अंडर रूट के अंदर 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√14। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलें आगे, नेक्स्ट आते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चे जरा।
सवाल है भाई 12, 15 और 20 आयाम वाले कमरे की 4 दीवारों को 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेद किया जाना है, लागत का पता लगाओ। उसने 4 दीवारों को पेंट करना है, इसको बचे 4 दीवारों को, किस रेट से? 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 दीवारों का एरिया, 4 दीवारों का एरिया पता करना है और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। मल्टीप्लाई का मतलब तो यही होता है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2L+B गुणा H, तो 2, और L+B कितना होगा, 12+15, और H कितना है, 20, तो 12×15 = 27 गुणा 20×2 = 40, यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर। 1080 मीटर स्क्वायर तो इसकी 4 दीवारों का एरिया है। कह रहा है भैया 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए लगते हैं। क्या बोला बच्चे सवाल ने, कि 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए लगते हैं। तो भाई साहब 1080 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे? आप कहेंगे 2 गुणा 1080, ये आ जाएगा 2160, इतना खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। बस आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। 2D मेंसुरेशन से भी आसान 3D होगा, 2D से भी आसान 3D होता है, बस फॉर्मूले की थोड़ी सी नॉलेज हो। बताइए, इस सवाल के देखेंगे जरा। सवाल है 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, ब्रिक। बच्चे इसका एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। ईंट की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक, ईंट की संख्या जो होगी ना, वो दीवार का आयतन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कि दीवार का आयतन, बटे एक ईंट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो भैया वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है, वॉल की भुजाएं दे रखी है 8 मीटर, 6 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये दोनों मीटर में है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल दो। आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चा, 100 सेंटीमीटर। तो दीवार की अगर मैं लंबाई की बात करूंगा 8 मीटर है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 मीटर चौड़ाई है तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई 22.5 है तो 22.5 ये हो जाएगा। और ईंट की भुजा सारी की सारी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसे कर लो। आप कहेंगे 32 गुणा 11.25 गुणा 6, सॉल्व कर लेंगे, कितनी ईंट लगेंगी आपको पता चल जाएगा, कितनी ब्रिक होंगी बच्चे सारा आपको पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि सर अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर 2 जीरो से गुणा होगी, यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 1 जीरो से, तो ये जाएगा पूरा 5 बार। ओके, ये 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 5 से जाएगा 5 दूनी 10 2 बार, 6 से जाएगा पूरा 100 बार, ये 2 से जाएगा 16 बार, और 16 से जाएगा 50 बार। नीचे से सारी संख्या गायब हो गई, ये सब संख्या गायब हो गई। 50 गुणा 100 यानी कि आपके पास आया 5000। तो भैया कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, 5000, 5000 ईंट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, सिंपल। इस सवाल पे आएंगे। देखिए जरा सवाल को,
सवाल है, एक पानी की घनाभकार टंकी की धारिता, धारिता बोले तो वॉल्यूम कितना है, 62,000 लीटर है। यदि टंकी की लंबाई और गहराई, गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो भैया इसकी चौड़ाई कितनी होगी। टंकी में 62,000 लीटर पानी आता है। अगर मैं लीटर से मीटर क्यूब में बदलू, देखो उसने आयतन हमें लीटर में दे रखा है 62,000 लीटर, लेकिन बच्चे हमें चाहिए मीटर क्यूब में। किसमें चाहिए, मीटर क्यूब में। तो लीटर से मीटर क्यूब में हमें चाहिए, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं। कितने होते हैं 1 मीटर क्यूब में, 1,000 लीटर। ये याद रखना, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1,000। अगर मैं यहां से 1 लीटर में पूछता हूं, तो 1/1000 मीटर क्यूब, तो भैया 62,000 लीटर में कितना होगा, 62,000 लीटर में, तो 62,000 गुणा 1/1000, तो ये आ जाएगा 62 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 62। ये बदलना बहुत जरूरी है, तभी आप आयतन निकालोगे। लंबाई चौड़ाई, या लंबाई ऊंचाई दी हुई है, चौड़ाई तभी निकलेगी। तो लंबाई कितनी है, 2.5, चौड़ाई हमें निकालनी है, ऊंचाई कितनी है 10 और बराबर 62। ठीक है भैया, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 गया, तो बी आ गया 62/25। 25 दूनी 50, पॉइंट 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, तो 2.48 मीटर। कितना आएगा बच्चा, 2.48 मीटर, 2.48 मीटर। ठीक है, आगे चले। चलिए, अब आते हैं हम थोड़ा सा क्यूब के बारे में देख लेते हैं। क्यूबॉइड में आपको इतने ही क्वेश्चंस देखने हैं, एक ईंट की संख्या वाला, एक लीटर वाला, एक रॉड वाला, लंबाई वाली रॉड, एक इसके आयतन वाला। यही 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको क्यूबॉइड यानी कि घनाभ में पढ़ने हैं। क्यूब पे आते हैं। देखो, जब मैंने आपको आयत पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको बोला था वर्ग। तो आयत की अगर लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दो तो क्या बनता है, वर्ग बनता है। ऐसे ही अगर किसी घनाभ की, अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर दो, अगर मैं किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर दूं, तीनों को इक्वल, तो वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा घन। यानी कि किसी भी क्यूबॉइड की लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है, और ये ऊंचाई यानी कि हाइट है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दो, वो बन जाएगा हमारा घन। अब जितने भी आपने घनाभ के फॉर्मूले पढ़े 3-4, सब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह ए रख दो, आपको घन के फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर लो कि वॉल्यूम जो होगा वो भुजा का क्यूब, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा 4a², 4 दीवारों का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा पूरे 6 दीवार है, 4 दीवार है, एक छत है, एक फर्श है, 6a², और जो डायगनल होगा, विकर्ण होगा, वो होगा √3a। क्या होगा बच्चा, √3a। ये होता है विकर्ण। एक और एडिशनल चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी घन के अंदर एक स्फेयर आप रखते हो, एक बॉल, एक मैक्सिमम साइज की बॉल आप रखते हो किसी भी घन के अंदर, क्यूब के अंदर, मैक्सिमम साइज की बॉल का मतलब है ऐसी बॉल जो इसकी सारे के सारे फेस को टच करती हो। फंसा दो आप मैक्सिमम साइज की बॉल को किसी भी घन के अंदर, तो भैया उसका जो रेडियस होगा ना, उसका जो रेडियस होगा वो ऑलवेज रिमेंबर a/2 होगा। क्या होगा बच्चा, a/2। अगर आप किसी भी क्यूब के अंदर मैक्सिमम साइज की बॉल फंसा देते हो, बिल्कुल फिट आती है वो, तो उसका जो त्रिज्या होगी उस बॉल की, वो a/2 यानी कि घन की भुजा का आधा होगी। क्या होगी बच्चे, घन की भुजा का आधा होगी। चलिए घन के क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा।
सवाल को देखिए। सवाल है घन की कोर, कोर का मतलब साइड होता है, 19 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। भाई घन की कोर भुजा दे रखी है हमें 19 और हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², यानी कि 6 गुणा 19 का स्क्वायर। आप कहेंगे 6 गुणा 361, तो 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 3 6 × 18 और 3 21, कितना हो जाएगा 2166 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 2166। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ो। ये सवाल करेंगे जरा। कह रहा है एक घन की सभी कोर का योग 48 है, तो घन का आयतन कितना होगा। भाई घन की सभी कोर, घन की सभी कोर यानी कि किसी भी घन में कितनी भुजा है, क्या बता सकते हो आप मुझे। किसी भी घन में कितनी भुजा होती है, मैं बना रहा हूं, किसी भी घन में बनने वाली भुजा, साइड आपको काउंट करनी है। बड़े आराम से आप कर सकते हो बच्चा, देखना कैसे। भाई देखो, एक भुजा, दो भुजा, जिसपे मैं व्हाइट कलर कर रहा हूं, 2 3 और 4, 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8, 8 हो गई, 8 हो गई ना, 9 10 11 और 12, कितनी भुजा हो गई 12 भुजा हो गई। कितनी हो गई बच्चे 12 भुजा। तो 12 भुजा यानी कि मैं कहूंगा 12a, भाई सबको मैं ए नाम दे रहा हूं। तो 4 ये हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12a बराबर 48। तो a बराबर कितना होगा 4, यानी कि एक साइड मिल गई हमको 4। आपसे कह रहा है उसका आयतन बता दो, तो आप कहोगे सर वो तो a³ होता है, यानी कि 4 का क्यूब। आपका जवाब आएगा बच्चा 64। कितना होगा 64। चलिए इस सवाल पे आएंगे। सवाल है यदि दो घन के आयतन का रेशियो 125 और 216 है, यदि दो घन के आयतन का रेशियो 125 और 216 है, तो उनकी भुजा का रेशियो क्या होगा, उनकी साइड का रेशियो। देखो आपको घन के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 125 और 216। जरा मुझे एक बात बताना, क्या वॉल्यूम जो होता है बच्चे वो भुजा का क्यूब होता है क्या। तो भुजा का क्यूब का रेशियो आपके पास है 125 और 216, भुजा की क्यूब का रेशियो। अगर मैं भुजा की क्यूब से सीधा भुजा का रेशियो निकालूंगा, तो यानी कि घन से मैं सीधा सिंगल पावर पे आ रहा हूं, तो क्या मुझे घन मूल करना पड़ेगा 125 का, क्या मुझे घन मूल करना पड़ेगा 216 का। बोलो, क्या मुझे घन मूल करना पड़ेगा 125 का और घन मूल करना पड़ेगा 216 का। 125 का घनमूल 5, 216 का 6, यानी कि भुजा का रेशियो कितना मिल गया 5 और 6। आपका जवाब है ये, उसने भुजा का रेशियो पूछा। कई बार हो सकता है कि आपसे, हाँ इतना ही इजी आएगा बच्चा, आप बिल्कुल मत घबराओ, इतना ही इजी आएगा। मेंसुरेशन का सवाल तो बहुत इजी पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आयतन का रेशियो देके और भुजा का रेशियो ना पूछ के क्षेत्रफल का रेशियो पूछे कि भैया क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। और कर्व्ड सरफेस एरिया का भी पूछ सकता है, टोटल का भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आपको क्या करना है, आयतन से पहले भुजा का रेशियो निकालना है और भुजा से फिर क्षेत्रफल का। आपको पता है क्षेत्रफल के रेशियो, एरिया का रेशियो, चाहे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया कहूं चाहे मैं टोटल सरफेस एरिया कहूं, 6 और 4 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल ए से। किससे मतलब है, केवल और केवल ए से। तो ए स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल जब भी कहेगा आपको स्क्वायर कर देना है भुजा का। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दैट इज 36 और
25 और 36, 25 और 36, क्या जवाब आ गया आपका? 25 और 36। अगर क्षेत्रफल कहेगा, अगर वो एरिया का रेशियो कहेगा तो भुजा का स्क्वायर कर देना है। भुजा का रेशियो निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, वो एरिया का रेशियो आ जाएगा, अगर कहेगा तो। सवाल पे आएंगे जरा। हाँ, अब एक चीज है कि भैया पिघलाने वाली, मेल्ट करने वाली। बच्चे किसी भी एक आकृति को अगर मैं पिघलाकर दूसरी में ढालता हूं, चाहे मैंने घनाभ को, सॉलिड था, लोहे का बना हुआ था, को पिघलाकर मैंने घन में ढाल दिया, तो किसी भी एक आकृति को पिघलाकर अगर दूसरे में ढाला जाता है तो हम याद रखेंगे उनका वॉल्यूम, उनका आयतन हमेशा बराबर होता है। उनका वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है बच्चे। चलिए बताएंगे जरा। कह रहा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घन हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। कह रहा इस प्रकार जो बड़ा घन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो बड़े वाले घन का भुजा निकालनी है हमें। क्या करनी है? बड़े वाले घन की भुजा चाहिए हमें। भाई कह रहा 3 छोटे छोटे घन है, एक की 3 सेंटीमीटर भुजा, एक की 4, एक की 5, ये तो भुजा है। अगर मैं उसके वॉल्यूम की बात करता हूं, आयतन की बात करता हूं, तो किसी भी घन का जो वॉल्यूम होता है, क्या वो भुजा का स्क्वायर होता है? क्या मैं, सॉरी, भुजा का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। कितना हो जाएगा? 27, 64 और 125। अब ये तीनों का आयतन है अलग अलग। मैंने बोला एक चीज को पिघलाकर दूसरे में ढाला जाएगा, ऑलवेज वॉल्यूम बराबर होता है। तो भैया इनकी वॉल्यूम को जोड़ना जरा, ये कितना बनेगा? 5 4 9 और 7 16, 6 और 2 8, 2 10 और 1 11, 2 1 और 1 2, ये तीनों का योग आ गया 216। और ये बड़ा घन जो इनको पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया है ना, उसकी भुजा को मान लो, कुछ भी मान लो, ए मान लो, तो भुजा के क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ए आ गया घनमूल ऑफ 216, दैट इज 6। तो जो बड़ा घन बना है उसकी भुजा आ गई 6। कितनी आ गई? उसकी भुजा 6 आ गई। कह रहे भैया उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा ना, तो उसने ये बोला कि वक्र बताओ, ना उसने ये बोला कि कुल पृष्ठ है। अगर उस ये कहेगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, तो आप जाओगे किसकी तरफ? आप जाओगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया। केवल अगर वो पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 6 गुणा 6 का स्क्वायर यानी कि 216। कितना आ गया बच्चा? 216, बिल्कुल सही है, 216। ठीक है भैया, याद रखना जब भी पिघलाकर तीसरी चीज में ढाला जाए हमेशा उनका आयतन बराबर होता है। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे भी देखिए जरा। कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 24 18 12 है, घनाभ की। कह रहा छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया गया। इस बड़े घनाभ को हमने पिघलाया, छोटे घन, और पिघला के जब ये मेल्ट हो गया तो छोटे छोटे घन बनाए हमने। और एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है बताओ ऐसे कितने घन बना सकता हूं इस बड़े वाले घनाभ को पिघलाकर। इस बड़े वाले घनाभ को पिघलाकर मेल्ट कर दिया, मेल्ट यानी कि पिघलाकर मेल्टेड फॉर्म में आ गया ना, उसमें से छोटे छोटे घन बनाए मैंने, जिसमें से एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं इस घनाभ से? आयतन बराबर कर दो। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और छोटे घन का आयतन कितना है? 6 का क्यूब। और ऐसे कितने घन है? n।
भाई ये 6 का क्यूब जब आप करोगे तो एक घन का आयतन मिलेगा, एक घन का वॉल्यूम मिलेगा। और ऐसे तो n क्यूब n घन बनाए जा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई n कर दो और यहां से मुझे n की वैल्यू बता दो जल्दी से क्या होगी। n बराबर आ जाएगा 24 गुणा 18 गुणा 12 बटे 6 का क्यूब होता है 216। तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 18 से 18 गया तो n कितना आ गया 24। यानी कि ऐसे 24 घन बनाए जा सकते हैं, 24। चलिए देखते हैं कुछ सिलेंडर के बारे में, घन और घनाभ के बेसिक फॉर्मूले और उनके ऊपर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने आपको कराए हैं। अब मैं लेकर चलता हूं सिलेंडर। सिलेंडर के बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं बच्चे जिन्हें आपको देखना है। सिलेंडर होता है एक पाइप, पाइप आपने देखा है कि दो ऐसे काट के उसे देखोगे, दैट इज सिलेंडर। यानी कि इसके दोनों फेस जो होते हैं बच्चे ये एक जैसे होते हैं, दोनों फेस जो होते हैं इसके ये बिल्कुल एक जैसे फेस होते हैं, एक जैसे दिखने वाले फेस। इसकी एक हाइट होती है जिसको क्या कहते हैं ऊंचाई, इसका रेडियस होता है त्रिज्या जिसको क्या कहते हैं आर, क्या बोलते हैं जिसको आर बोलते हैं। तो सवाल कहता है कि आयतन इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 22/7 रखना है। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये 3 फॉर्मूले हैं जिन्हें आपने देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेलन का क्या है।